हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और उसमें अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स हो चुके थे, सॉल्वेबिलिटी वाले टर्म्स हो चुके थे, फिर वेपर प्रेशर वाले जो टर्म्स थे जहाँ पर राउट्स लॉ आया था वो भी कंप्लीट करा दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया था आइडियल सोल्यूशंस, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अभी तक इतने हो चुके हैं। अब जो यहाँ पर बचा हुआ टॉपिक है सॉल्यूशंस में, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं तो उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है और उसी से स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखते हैं यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो, मैं आपको यहाँ पर पहले बताता हूँ कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ से आया। बताया गया जो डाइल्यूट सोल्यूशन लिया गया, ठीक है, उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ निकल के आई और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी कि जो वहाँ पर क्या करता था, जो भी हमारा कंपाउंड था उसकी साइज़, उसके मॉलिकुलर वेट, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लीटर का एक सोल्यूशन लिया। ठीक है, ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया 1 लीटर का, और उसमें हम क्या यहाँ पर डाल रहे हैं 1 मोल ग्लूकोज। फिर एक और सॉल्यूशन लेते हैं, ये भी सेम है, 1 लीटर का है, और इसमें हम देख रहे हैं कि 1 मोल यूरिया मिला हुआ है, 1 मोल यूरिया। एक और सॉल्यूशन मैं लेकर के दिखाता हूँ यहाँ पर, थर्ड, ये भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर क्या मिला होता है आप बताओगे, 1 मोल सुक्रोज। ठीक है, 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल वहाँ पर यूरिया, इनका सॉल्यूशन है। और पता है जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ निकल के आई, जो यहाँ पर देखी गई, अभी कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर देखते हैं, वो वैल्यू जितनी यहाँ पर निकल के आई है ग्लूकोज के सोल्यूशन में, उतनी ही सेम यूरिया के सोल्यूशन में, उतनी ही सेम सुक्रोज के सोल्यूशन में निकल के आई। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मूले कुछ और होते हैं, उनका शेप कुछ और होगा, स्ट्रक्चर कुछ होगा। यूरिया का भी वहाँ पर मॉलिकुलर वेट कुछ और होगा, उनका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। ऐसे अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो वो भी कुछ और है, उनके मॉलिकुलर वेट कुछ और होंगे। तो सबके मॉलिकुलर वेट, सबकी बनावट अलग है, लेकिन सभी सोल्यूशन में वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली जो सब में सेम आ रही थी। आया समझ में? वो जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पता चला कि भाई ऐसी कौन सी खास बात यहाँ पर सोल्यूशन में दिख गया, सब कुछ तो अलग अलग सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया सब एक दूसरे बहुत डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आई जो सब में सेम आ रही थी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बोला गया क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और पता है क्या था यहाँ पर, इन सब में तो आप देख रहे हैं कि भले 1 लीटर का सोल्यूशन था, सबके आपको सोल्यूट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सब में जो बातें सेम आई उसका एक रीज़न क्या था। जिसे मान लेते हैं सब में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो था यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव लिवरिंग इन वेपर प्रेशर्स की बात करते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उन सब की जितनी यहाँ पर आई उतनी यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर आई। ठीक है, मतलब या फिर अगर कह सकते हैं यहाँ पर पहले प्योर वाटर रहा होगा, उसमें हमने 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया, प्योर वाटर था 1 मोल हमने यूरिया डाल दिया, प्योर वाटर था वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर 1 मोल सुक्रोज डाल दिया, और सब में बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट सेम आया। जितना बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ा प्योर वाटर का, फिर सोल्यूशन होने के बाद उतना ही सेम यहाँ पर, उतना सेम यहाँ पर, उतना सेम यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो यहाँ पर इनके मॉलिकुलर वेट, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बस एक बात पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर देखा जाए यहाँ पर ग्लूकोज कितना मोल है, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। वैसे तो यूरिया में भी 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पर भी 6.02 10 की पावर 23। सब में पार्टिकल के नंबर सेम थे। क्यों सेम थे? क्योंकि हमने सबके मोल क्या लिए, सेम लिए। और इसी की वजह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ नज़र आई यहाँ पर जो कहती थी इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है कैसा है, कैसा मॉलिक्यूल्स, इससे कुछ मतलब नहीं है, बस कितना है ये बताओ। कितना है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है।
ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं तीनों सोल्यूशन अलग अलग, ठीक है, सब में अलग अलग सोल्यूट डाले गए, लेकिन हमने बस एक बात कॉमन रखा है कि सब में सेम मोल रख रहे हैं वहाँ पर, और उसी की वजह से पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सब के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ निकल के आ रही हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, जो कहता है मुझसे कोई मतलब नहीं, बस नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसा टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन क्या बताता है। डाइल्यूट सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू सॉल्वेंट। हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि वैसे तो मैंने कहा कंसंट्रेट और डाइल्यूट हमेशा एक दूसरे से कंपेरिजन करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर केवल डाइल्यूट बोला जा रहा है, जैसे मान के चलो कि सॉल्वेंट तुलना में सोल्यूट बहुत माइन्यूट सा है, तो उसको डाइल्यूट बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये बताओ समझ में आया। अब देखते हैं क्या क्या थ्योरी यहाँ पर, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं। कहा जाता है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन, उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं गैसेस की तरह मैच करने लगता है, और जब गैसेस की तरह मैच करने लगता है तो क्यों ना उसके ऊपर गैस लॉ को अप्लाई करके देख ले। और आपको पता है जब गैस लॉ को अप्लाई ही किया जा रहा था तभी जाके ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ बाहर निकल के आई, और इन्हीं को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोला गया। तो वही सारी कहानी आपको सुनाई जा रहा है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑलमोस्ट बिहेव एज अ गैस, सो वी कैन अप्लाई गैस लॉ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। और यहाँ पर लिखा गया सबसे पहले गैस लॉ को डाइल्यूट सोल्यूशन में वॉन हॉप ने अप्लाई किया। किसने किया? वॉन हॉप ने डाइल्यूट सोल्यूशन में पहली बार वहाँ पर उसको अप्लाई किया। अब क्या होगा? अब डाइल्यूट सोल्यूशन हैव 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। 4 स्पेशल, 5वां कोई नहीं, केवल 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज निकल के आई उस डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था वो कौन हो जाता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और वो आपको ध्यान देना वो कौन कौन सी हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 हैं, 5वां कोई और नहीं है। इस बात का हर कोई ध्यान देगा क्योंकि इन्हीं को एक एक करके हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आपको बताया गया रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, ये पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे भी मैंने आपको 3 बीकर बनाए थे, सब में 1-1 मोल डाला, तो जितना रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर पहले में आया होगा उतना ही सेम दूसरे में आएगा, उतना ही सेम तीसरे में आएगा, क्योंकि सब में क्या सेम थे? नंबर ऑफ पार्टिकल सेम थे। पार्टिकल की साइज चाहे जैसे हो, बस नंबर उनके अगर सेम है उनके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम आएंगे। तो यहाँ पर अगला बताया गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। और थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन मतलब गिरावट, एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या इंक्रीमेंट हुआ और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिक्रीमेंट हुआ, क्या गिरावट आई वहाँ पर। और लास्ट है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान देना है। आपको गुमराह करने के लिए वहाँ पर और भी ऐसे टर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसे केवल लिख दे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ऐसे लिख देगा, ठीक है, कहेगा बॉइलिंग पॉइंट, लिख देगा फ्रीजिंग पॉइंट, लिख देगा मेल्टिंग पॉइंट, और क्या लिख सकता है? कहता है प्रेशर, केवल प्रेशर, लिख देगा ऑस्मोसिस, ठीक है। ये ऐसे मिलते जुलते नाम आपको लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है? आप बताओगे नहीं, लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग बोलना जरूरी है। आया समझ में? केवल बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्या बोलना पड़े? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स बोलना पड़ेगा। केवल फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, क्या? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। केवल मेल्टिंग पॉइंट तो होते नहीं, इससे जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट है ही। प्रेशर से नहीं, पूरा क्या बोलना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलना पड़ेगा। ऐसे मिलते जुलते नाम आपको ऑप्शंस में मिलेंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताओ क्या ये भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है? आप बताओगे ये 4 हैं, इसके अलावा ऐसे मिलते जुलते नाम आएंगे तो वहाँ पर डरना नहीं है। आप बताओगे ये नहीं है। आया समझ में? क्योंकि अभी हम थ्योरी वाले पोर्शन को भी अभी कंप्लीट कर रहे हैं ना यहाँ पर। अभी आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब क्या बताया गया यहाँ पर? वही आपको लिख करके बताया गया लोअरिंग वेपर प्रेशर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इस बात का ध्यान देना है। अब मैंने अभी आपको यही बताया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप बताओगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एक बात पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जिसके पास जितने ज़्यादा पार्टिकल उतनी ज़्यादा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना। तो वही आपको बताया गया
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस बात का ध्यान देना। और पार्टिकल का मतलब वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम जो भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर उन सब की बात की जा रही है, उनके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इस बात का ध्यान देना। अब मान लेते हैं आपके पास 2-3 सोल्यूशन है, किसी एक के पास पार्टिकल ज़्यादा है, किसी एक पार्टिकल कम है, हमसे पूछा जाए मतलब किसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, किसका कम, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, याद रखना, हायर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, हायर विल बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके पास उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए एक सोल्यूशन था, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन था, एक 2 मोलर सोल्यूशन था, तो बताओ किसके पास पार्टिकल ज़्यादा हुए, 1 मोलर वाले के पास है कि कितने, 6.0 to 10^23, और जबकि 2 मोलर पर 2 × 6.0 to 10^23, तो 2 मोलर पर डबल पार्टिकल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके क्या हो जाएंगे, डबल, क्योंकि जब इक्वल होने पर इक्वल आ रहा था, डबल करने पर क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, याद रखना, उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकल के आएगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपको बताया, हायर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन, हायर विल बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे बोलता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, टाइप कैसा है, इन सारी चीज़ें। ठीक है, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। हाँ, आगे एक चीज़ आपको मिल सकती है, वहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, अगर वो इस बात पर भी डिपेंड कर सकता है कि उसके पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, वो आगे मैं उस पर चर्चा करूँगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं, हमने उनको कुछ पार्टिकल डाला, वहाँ जाके टूट करके ज़्यादा पार्टिकल हो गया सोल्यूशन, तो ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देने लगेंगे, उसके बारे में आगे बताया जाए। अभी के लिए उनकी शेप, साइज और टाइप की बात की जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कहा गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो नोन एज अ डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो जाता है कि भाई जिसके पास जितना ज़्यादा वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, उसके पास उतनी ही ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसलिए वहाँ पर इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पर हम पूरा जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, यहाँ पर पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके एक कंडीशन मान के पढ़ेंगे, फिर लास्ट में उस कंडीशन को फेल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे और उसी को पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कंडीशंस क्या मान के चल रहे हैं, आप देखो। कहा गया कि अगर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इफ सोल्यूशन ऑफ ए फॉलोइंग कंडीशंस। कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं 2 लोग हैं ना, 2 लोग हैं, एक ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली किसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काउंट किया, और किसी ने कैलकुलेशन के थ्रू वहाँ पर क्या किया, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट किया। और हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आया है और कैलकुलेट करके जो डाटा आया है, दोनों डाटा सेम आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर हम चाहते हैं वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव की इक्वल हो जाए, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना है। नंबर 1 पॉइंट, सोल्यूशन तो आपका डाइल्यूट होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर केसेस में डाइल्यूट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ से आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाए, मतलब सोल्यूट हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो अपना वेपर ना बनाए। ठीक है, बस वो सोल्यूशन में पड़ा रहे, ऐसा ना हो कि वो भी अपना वेपर बनाने लगे। तो कहने का मतलब सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूट हमारा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, थर्ड कंडीशंस को भी ध्यान दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये है, इसी पे ही ज़्यादातर आपके सिलेबस में है जो डिस्कशन चलेगा। थर्ड नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 1 और 2 मैंने आपको क्लियर किया। थर्ड देखो, कह रहे सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ऐसा कोई सोल्यूट ना उठाएं जिसको हमने वाटर में डाला या फिर सॉल्वेंट में डाला, वहाँ जाकर के टूटने लगे, वहाँ पर जाकर के जुड़ने लगे। हमको टूटना और जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है,
अगर टूटने और जुड़ने लगे तो जो हम हिसाब मान के चल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड बराबर आएगी, तब बराबर नहीं आएगी। ये सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी वहाँ पर सोल्यूट यूज़ करें वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वहाँ पर ना तो कोई नाइदर डिसोसिएशंस नॉर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट टेक प्लेस इन सोल्यूशन, ना तो वहाँ पर कोई हमारा सोल्यूट टूटे अपने आयंस में, और ऐसा ना हो कि उनके आयंस आपस में जुड़ करके कुछ और बनाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर होना चाहिए। और इनके लिए अगर कुछ एग्जाम्पल जो घूम फिर के हमें मिलेंगे, ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, सुक्रोज, यही सारे लोग आपको मिलेंगे। ये सबके सब क्या हो जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है, चलो अभी हम लोग केवल थ्योरी वाले पोर्शन कवर कर रहे हैं ना, अब एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कहा गया कि ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं वो भी डिटेल में पढ़ने जाएंगे, तो इसके हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या होगा। देखो, निकालने के लिए इनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए कि सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये बेस्ट एप्लीकेशन होगा जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अभी डाला है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने में सबसे अच्छा एप्लीकेशन इसका होगा। कहा गया द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज टू डिटरमाइन क्या, मॉलिक्यूलर वेट किसका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ये होता है। इसके अलावा भी चीज़ें निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है। फिर बात करते हैं जैसे कि हम कहाँ तक ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, जैसे प्रोटीन हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, पॉलीमर्स हो जाए। द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ, चारों में से भी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबका अच्छा काम यही है कि मॉलिक्यूलर वेट को बताना। अब उसमें भी कह रहा है सबसे अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कौन बताएगा, बहुत साफ सुथरा अच्छे से कैलकुलेट करके कौन दे रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कभी अगर बात छिड़ जाए कि बताओ इन चारों में से सबसे अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन होगा, तो आप बताओगे जो इनके सबसे अच्छे एप्लीकेशन को सबसे अच्छे से कैलकुलेट करके देगा वही बेस्ट होगा। और कौन है वो, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बेस्ट एप्लीकेशन इनका है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट को सबसे अच्छे से कौन निकाल के देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कभी बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात आए तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ जाना। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके साथ जाएंगे, आप बताओगे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ जाएंगे। आ समझा, चलिए। तो ये तो इसके थ्योरी वाले पोर्शंस हो गए जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाता है जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर गैस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ निकल के आती थी जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, उसी को हम कहते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टोटल कितनी हैं, चार हैं। पहला रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ नंबर का है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फिर हमने उसके बारे में और सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिविटी के प्रभाव इक्वल आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ पर आपको बताया। ठीक है, हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और हमारा जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने सीखी। और बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर इनका बेस्ट एप्लीकेशन होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पर रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर को सीखते हैं। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, कह रहे कि रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, और यहाँ पर कहता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। क्या होता है रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले सेटअप बनाऊँ ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। चलिए, मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने अभी पहले कंडीशन बता दी हमारा सोल्यूट कैसा होगा। ए नाम का सोल्यूट है, ये है कैसा, नॉन वोलेटाइल, ये सोल्यूट है, और हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, और दोनों मिल करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होगा पहले, ऐसे ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चीज़ों को ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वोलेटाइल जो हमारा सॉल्वेंट है, इसका शुरू में जो वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में, जब इसमें कोई मिलावट नहीं थी, प्योर फॉर्म में था, उसका P0 था।
फिर हमने जब इसमें इसको मिलाया कि इसको नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो अपनी वेपर नहीं बनाता है, तो अब क्या हो जाता है कि जो सोल्यूशन बन गया, जब इनको मिलाया तो सोल्यूशन बन गया और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर देखा गया वो क्या आ जाता है, पीएस आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, पीएस। और ये देखा गया कि जब प्योर फॉर्म में था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था और सोल्यूशन फॉर्म बना तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब सवाल आता है जब प्योर फॉर्म में था तब तो ज़्यादा था, अब यहाँ पर क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर कौन आ गए, ऐसे लोग आ गए जो क्या करते हैं, खुद तो वेपराइज होते नहीं और दूसरे को जाने का मौका नहीं देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ, ये कौन है, ऐसे जो मेरे रेड से बना रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, जो वाइट से बना रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये किसके हो जाते हैं, मान लेते हैं सॉल्वेंट के। अब यहाँ पर ध्यान देना, होता क्या है कि ऐसा पूरा, ऐसा नहीं केवल सरफेस पे, आप बताओ कि यहाँ पर जो रेड से मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं हमारा सोल्यूट ऐसे ऐसे था ये, तो सोल्यूट आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे ऊपर वैसे नीचे यहाँ पर। अब सोल्यूट की खास बात है ये उड़ेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, और क्या हो जाता है, दूसरे को जाने नहीं देता है। बस यहाँ पर जैसे यहाँ पर बगल में है, जो यहाँ पर जिसको मौका मिला वो जा पा रहा है, नहीं तो अपना ये जाकर के यहाँ पर जगह कवर कर लिया। अब यहाँ पर यही होगा कि जब ये प्योर फॉर्म में था, हमारा सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, तो मस्त में वेपर बना रहा था, ठीक है, ढेर सारे वेपर्स बनते थे और जिसकी वजह से ढेर सारा वेपर प्रेशर बनता था। लेकिन अब अगर जब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, ये सबको जाने का मौका नहीं दे रहा, पूरी सरफेस पे तो अब केवल सॉल्वेंट नहीं रहा ना, अब वहाँ पर सरफेस पे क्या हो जाता है, सोल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट के साथ साथ थोड़ा सा सोल्यूट भी आ जाते हैं। अब इसकी वजह से ज़्यादा आपके सॉल्वेंट वेपराइज नहीं होंगे, उनके वेपर्स कम बनेंगे, जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कभी असर्शन रीजन में आपसे पूछ लिया जाए कि जब एक प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है असर्शन में। आप बताओ कि हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। तो सवाल आता है रीजन में आखिर ऐसा क्या बोल दे कि आप बताओ कि ये सही भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो आप बताओगे क्योंकि जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे, क्योंकि वे तो एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो आपको पता है सरफेस भी होगा और नीचे भी, सब जगह सेम रेशियो के साथ होगा। क्योंकि हमें पता है जो वेपराइज होने का काम होता है वो सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवोपरेट होते हैं, तो यहाँ पर भी सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपरेट होते, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आ गई कि अब सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाते हैं जो क्या कर जाते हैं, अब यहाँ पर हिंड्रेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना। तो इसी की वजह से जब प्योर फॉर्म में था तो वहाँ पर आप बताओगे वेपर प्रेशर ज़्यादा और सोल्यूशन में क्या हो जाता है, कम आ जाता है। समझ में, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। अब अगर हमसे पूछा जाए कितने की गिरावट है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या टर्म यूज करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या बोलोगे, जैसे कि मान लेते हैं पहले इसका वेपर प्रेशर 20 था, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नापा गया वो 15 आ जाता है, पहले 20 था 15 हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाए भाई कितने की गिरावट आई, रिलेटिव लोअरिंग कितने की हुई है, ठीक है, तो हमसे पूछा जाए लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना, आप बताओगे ये पहले 20 था 15 हो गया, मतलब 5 का आया। तो कैसे आप 5 बता रहे हो, बताओ। अब बताओगे इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस किया, यही तो किया, 20 माइनस 15 किया तो 5 आ जाता है। तो हमने जब लोअरिंग देखनी थी, गिरावट देखनी, तो हमने क्या किया, ठीक है, हायर वेपर प्रेशर वाले में से लोअर को घटा दिया, हमें चेंज मिल गया। ये चीज़ है, लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया। सवाल आता है क्या यही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नहीं, ये तो अभी लोअरिंग है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग। कह रहे जब लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अब कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आया समझ में, तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और यही हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आया समझ में, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि ये। तो जब हम क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर को डिवाइड कर देते हैं प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से, ठीक है, सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से, या फिर कह सकते हैं पी नॉट, तो आप बताओगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आया समझ में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता क्या, ठीक है। तो ये सेटअप मैंने वहाँ पर बनाया। अब आते हैं राउल्ट की कहानी सुनते हैं, वो क्या बताने जा रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा, किसके बराबर होगा वो चीज़ें। तो यहाँ पर बताया गया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स
रिलेटिव लोअरिंग, इनका स्टेटमेंट ध्यान देना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल करके बोल रहे हैं, कुछ किसी के इक्वल होने जा रहा है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये कह रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो आता है किसी सोल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का, अगर हम बात करें, वो बराबर किसके आएगा पता है, किसके आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताऊँ तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और ये बराबर किसके इक्वल कह रहे हैं, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आप बताओगे एक्स ए के बराबर आ जाता है। आज समझ में किसके बराबर हो रहा है, एक्स ए के बराबर हो रहा है। अच्छा एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का। अच्छा किसी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, सोल्यूशन में आपको बताया था, सिखाया था। आप बताओगे हाँ, जिसका पूछा जाए आप कहेंगे उसके मोल अपान क्या हो जाएगा, टोटल मोल, एन ए अपान, बताओ कितने लोग हैं सोल्यूशन, दो ही लोग तो हैं, एन ए प्लस एन बी। मैंने कहा ए को हम क्या मान लेते हैं, सोल्यूट, और बी को क्या मान लेते हैं, जैसे ये था, ये आपका क्या हो जाएगा, बी को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं अपने आप टॉपिक्स को समझने के लिए। तो ये आ जाता है, यही वो बताना चाहते हैं। कौन बताना चाहता है, आप बताओगे राउल्ट्स। तो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये दे रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन का वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। क्वेश्चन कहीं बता दे ऐसा, स्टेटमेंट में आपसे कह दे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, नहीं, आप बताओ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात आई गई है तो आप कहते हो कि इनको लिखना हो तो एन ए अपन एन ए प्लस एन बी हम कह सकते हैं। और एक्स ए को अगर पता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक्स ए ना दे दे, एक्स भी दे दे, तो हमें पता है 1 माइनस एक्स बी करके भी हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर एक्स ए को लिख सकते हैं। आया समझ में? तो ये काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। बताओ इतना समझ में आया क्या होता है, और इनसे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया। कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, बताओ अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घटा, अगर थोड़ा और डालते तो और घटता, और डालते तो और घटता। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के यही आ रहा है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते चले जाएंगे तो वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा, है कि नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डालते जाओ, थोड़ा सा डाला थोड़ा घटा, और डाला और घटता चला जाएगा, और घटता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर घटता चला जाएगा। इस बात का ध्यान बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या हुआ, सेटअप मैंने बनाया कैसे, पी नॉट है, पी एस है, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के, ये सारी चीज़। अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या थ्योरी वाले पोर्शंस लिखे गए। हटा इसको। चलो यहाँ पर आपको बताया गया पी नॉट, जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, और पी एस क्या था, सोल्यूशन का। और यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस था। और मैंने कहा पी नॉट में से अगर पी एस को घटाओगे तो हमें लोअरिंग गिरावट वेपर प्रेशर में कितनी आई है वो पता चल जाएगा। फिर पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में क्या रिलेटिव लोअरिंग आई है वो बता रहा है, और यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आज समझ में। और पी नॉट माइनस पी एस बराबर, अभी अभी राउट्स ने ऊपर बोला कि ये सोल्यूट मतलब एक्स ए के बराबर होगा, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। और मोल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका उसके मोल अपान टोटल मोल। और एक्स ए को लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स बी भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट बात पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ, हर कोई ध्यान देगा। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट, अगर दिए गए टेम्परेचर जो भी है उसमें हमारा हो सकता है कोई सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, वेपर बना रहा है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट्स मिल जाए वहाँ पर दिए गए टेम्परेचर पर। ऐसा भी हो सकता है हमारा जो सोल्यूशन बन के तैयार है वो वहाँ पर क्या करे, बॉयल करने लगे। तो जब भी अगर दिए गए टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट, आपका सोल्यूशन बॉयल करने लगे, तो वहाँ से क्वेश्चन से उम्मीद मत करना कि क्वेश्चन आपको बताए कि भाई उस सोल्यूशन का या फिर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा। दिए गए टेम्परेचर पे अगर बॉयल करने लगता है तो उसका वेपर प्रेशर उस दौरान जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी के बराबर हो जाता है। क्योंकि पिछले टाइम पे मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब जब किसी लिक्विड का या फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर दे दिया जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको पता है, अच्छी बात है। नहीं दिया है तो नॉर्मली मान के चला करो कि वैसे नेचर में जो इस समय हम बात करते हैं तो 1 atm प्रेशर होता है। कितना? नॉर्मली 1 atm प्रेशर माना जाता है। और 1 atm वेपर प्रेशर, अगर 1 atm प्रेशर की बात करते हैं mmHg में कितना, 760 mmHg, 760 mmHg हो जाता है, उसी की बात हो रही है। और जब क्वेश्चन में आता है बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं,
उनको लगता है ये डाटा दिया ही नहीं, अब कैसे करें। तो कह रहे एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 atm, या फिर ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको वहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, 760 mmHg हो जाता है। चलिए इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 17.5 mmHg, ठीक है। कह रहा है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, उतने ही टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, मतलब हमसे कह रहे हैं भाई हमको पीएस बताओ, क्या पूछा जा रहा है पीएस। अब बताओ कैसे करें इसको। क्वेश्चन नंबर 21, याद रहे हमें सोल्यूट, ए का मतलब सोल्यूट, वो 18 ग्राम दिया गया है, बी का मतलब सॉल्वेंट कितना दिया गया है 178.2 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू, सॉल्वेंट वाटर है ना, सॉल्वेंट वाटर इस क्वेश्चन में देखो, तो पी नॉट का मतलब प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर का 17.5 mmHg है। तो हमसे कह रहे हैं भाई पीएस की वैल्यू क्या होगी, बस यही है क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। हमें पता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा एक्स ए, और एक्स ए को जहाँ पर लिखना चाहें तो ए के मोल अपान ए के प्लस बी के मोल, यही तो करेंगे बताओ। अब समस्या है कि इसमें हमें क्या पता है क्या नहीं पता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू पता है, पी एस निकालना है, मोल एब्सोल्यूट पता है, नहीं पता तो निकालो जल्दी से। मोल बताओ, मास दिया तो कैसे बताया था, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, आपको पता है कौन है यहाँ पर सोल्यूट, कौन है ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, यहाँ पर कितना आता है 180 आ जाता है, तो सॉल्व करते कितना आ जाता है 0.1 इसके मोल। चलिए बी कौन है वाटर, वाटर का मास 178.2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना 18 हो जाता है ना 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 9.9 आ जाता है, आ गया दोनों के मोल। अब रखो यहाँ पर सॉल्व करो, पी नॉट की वैल्यू कितना 17.5 माइनस पी एस अपान फिर से पी नॉट 17.5 इक्वल, बताओ ए की वैल्यू एन ए मतलब 0.1, यहाँ पर फिर से 0.1 एन ए की वैल्यू प्लस एन बी कितना है 9.9। इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 अपान 0.1, ये देखो इस जुड़ करके कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर फिर कैलकुलेट करेंगे 0.01 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेजते ना, ये जाकर के उधर मल्टीप्लाई होगा, तो अब बताओगे 17.5 माइनस पी एस बराबर उधर मल्टीप्लाई होगा 0.175, ये आ जाता है। अब पी एस निकालेंगे तो बताओ इसको इधर भेजो, इनको इधर भेज दो, ये उधर जाएंगे प्लस, ये इधर जाएंगे तो माइनस। अब बताएंगे 17.5 माइनस 0.175, आपको जब माइन्यूट से घटाना है यहाँ पर 17.5 से, तो अब देखेंगे यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं 17.325 इतना mmHg आ जाएगा, आया समझ में, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आपको पी नॉट दिया था, सोल्यूट सॉल्वेंट का मास दिया था, और आपसे पूछा गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। फिर दिए गए इन्फॉर्मेशन से, मास के इन्फॉर्मेशन से हमने क्या किया, इनका मोल निकाल लिया, मोल निकाल करके यहाँ पर पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी वाला ऑप्शन मैच कर सकता है, समझ में। चलो तो अगला बढ़े यहाँ पर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, लेकिन इसमें दो चीजें पूछी जा रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड एज वेल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, ठीक है, बताएंगे इसको, लेकिन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो इससे पहले अभी वापस आके करेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूँ, उसमें रिलेशंस बता दूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ। हमारा टारगेट है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर हमें वेपर प्रेशर का इन्फॉर्मेशन दिया जाए और तब हमें अगर जो सोल्यूट हमारा है, क्योंकि मैंने कहा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पहला उद्देश्य यही था और सबसे अच्छा ये था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। अगर कभी क्वेश्चन हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछे
तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। और दूसरा, अगर वेपर प्रेशर का इन्फॉर्मेशन दे करके हमसे कहे कि हमें मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दो क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। चलो आते हैं वापस यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिससे कि आप इसको देखते रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर आपको बताया मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। बताओ ये होगा। और मान लेते हैं यहाँ पर कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन है फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन। और वहाँ पर अगर मैं ऐसा कह दूँ कि मान लेते हैं सोल्यूट, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बताओ। अब बताओ कि सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है किसकी तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में। तो मान लेते हैं सोल्यूट की मात्रा कम है, उसके अमाउंट्स कम है, तो उसके मोल कम है किसके, सॉल्वेंट की मात्रा से, उसके अमाउंट से। तो हम ऐसा मान लेते हैं Na इज लेस देन Nb। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि Na प्लस Nb इक्वल टू क्या बोल सकते हैं पता है, Nb ही तो बोल सकते हैं। बताओ एक अगर बहुत छोटी वैल्यू को किसी बड़ी वैल्यू में ऐड किया जाए तो उसकी हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को हम लिख देते हैं, इसको हम इसके कंपैरिजन में जीरो मान लेते हैं, ऐसा इसके कंपैरिजन में मान लेते हैं, ठीक है, जीरो। जब ऐड करते हैं और घटाते तब ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर भी करते हैं, नहीं, वहाँ पर तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो हम इनके रेस्पेक्ट में इनको जीरो मानते हैं। तो जीरो मानने का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, देखो यहाँ पर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। अब यहाँ पर एन ए, ऐसा नहीं कि इसको भी जीरो मान लिया भाई, जीरो तब मानना है जब हम किसी के साथ बड़ी वैल्यू के साथ जोड़ते या फिर घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एन ए को एन ए रहने देते, बस यहाँ पर इसको जीरो माना तो बचेगा क्या यहाँ पर एन बी। यहाँ तक पहुँचे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन ए अपान एन बी। एन ए की अगर बात करते हैं तो बताओ एन ए को अगर मास के रिस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बताओगे मास ऑफ सोल्यूट अपान मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं। बताओ एन बी को अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओगे मास, वही मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मॉलिकुलर वेट, वो ऊपर चला जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ऐसा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन ए अपान एन बी, और यहाँ पर डब्ल्यू अपान एम ए इंटू एम बी अपान डब्ल्यू बी, ये आ जाएगा। आया समझ में। तो याद रखना यहाँ पर जब हमें क्वेश्चन में ये कहे कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट बताओ तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा जहाँ पर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है कि अगर ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये डाइल्यूट सोल्यूशन है तो एन ए को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, एन ए अपान एन बी करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कब, जब आपसे ये कौन है, एम ए क्या है बताओ, मॉलिकुलर वेट किसका है, सोल्यूट का। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर का, इन्फॉर्मेशन दे दे आपको यहाँ पर कि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इतना है, सोल्यूशन का इतना है, बताओ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट क्या होगा, तो आपको एम ए बोला जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा और भी अच्छा कैलकुलेट वैल्यू वहाँ पर आएगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर क्या होता है, आपको कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत होगी और वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका टाइम भी जाएगा। इसीलिए अच्छा ये होता है कि हम एन ए अपान एन बी करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस एक ही बार हमें एन ए निकालना होगा, एम ए मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का, और जल्दी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पर लिख लेना इस फॉर्मूले के पास कि जब हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला रख करके कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि जल्दी से आ जाएगा। चलो अब इसी को आगे लेके चलते हैं, और जब आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पर याद रखना पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू ए इंटू एम बी ना, ये देख रहे हैं आप, अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ऐसे था, ये भी है। अब अगर मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ क्या कोई चेंज आएगा क्या, ऊपर नीचे अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हो तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं भाई, जब भी मन करेगा आप इसको कैंसिल कर दो, फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब यहीं पर अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद हो, ठीक है, मोलैलिटी बराबर क्या बताया था याद करो, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, बताओ यही तो बताया था किसका, मोलैलिटी का। तो अब इसी में से मोलैलिटी का फॉर्मूले वाला टर्म निकालो, देखो क्या निकल सकता है क्या, डब्ल्यू ए, ठीक है, और कौन, इंटू 1000, और कौन यहाँ पर डब्ल्यू एम, और यहाँ पर डब्ल्यू बी, ये इतने टर्म को अगर हम चाहें तो ये मोलैलिटी बोल सकते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर देखना, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, इतने को क्या लिख देते हैं, स्मॉल एम, मोलैलिटी। अच्छा ये क्या बच रहा है, ये बचा रह गया ना। अब बताओ कि एम बी मॉलिकुलर वेट
किसका, सॉल्वेंट का, और ये 1000 भी तो बचा रह गया है, ये आ जाता है इनके बीच का रिलेशन, आया समझ में। तो अब कभी वेपर प्रेशर का इंफॉर्मेशन सोल्यूट और सॉल्यूशन का दे दे, सॉरी सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का दे दे, और हमसे पूछा जाए कि बताओ क्या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट कौन है, सॉल्वेंट। ज़्यादातर सॉल्वेंट जो आपका यूज़ होता है, वाटर यूज़ करते हैं, फिर बेंजीन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो उनका मॉलिकुलर वेट की इक्वेशन में आपको बताएगा, उसका मॉलिकुलर वेट रखना अपन 1000, सॉल्व करना और मोलरिटी को आप निकाल देना। तो दो चीज़ें अभी मैंने आपको क्या बताई, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की मदद से नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए, और दूसरा क्या बताया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की मोलरिटी स्मॉल m कैलकुलेट करने का तरीका सीखें। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलो देखते हैं, अब हटाएं इसको। तो चलो वही मैंने आपको बताया यहाँ पर, कैलकुलेशन मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर Na अपन Na प्लस Nb। तो फिर वो आता है कि फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन हम कह सकते हैं Na क्या हो जाता है, बहुत छोटा है किसी Nb की तुलना में। तो आप बताओ कि Na प्लस Nb को हम क्या मान लेते हैं वहाँ पर, Na प्लस Nb को हम वहाँ पर मान लेते हैं ये इक्वल हो जाता है किसके, Nb के, क्योंकि Na को 0 मान लिया जाता है। तो अब यहाँ पर वही कहेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Na अपन Nb, और इनको लिखा गया तो ये रूप बन जाता है। और मैंने कहा यहीं से आप क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट Ma को कैलकुलेट करोगे उसका मॉलिकुलर वेट। फिर आगे आपको क्या बताया जा रहा है, और हम अगर देखें इसी फॉर्मूले में 1000 का ऊपर नीचे, यहाँ पर 1000 यहाँ पर नीचे, उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म आपको पता है मोलरिटी का बन जाता है। तो मोलरिटी के यहाँ पर इतने को हटा करके हम क्या लिख देते हैं, मोलरिटी। तो फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का पान 1000 बन के तैयार हो जाता है। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन वैसा देख लेते हैं, अगर आप कोई बुक लगाते हैं तो वहाँ पर मिल सकता है। कह रहे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द राउट्स लॉ, अगर राउट्स के लॉ को थोड़ा सा और अपडेट किया जाए, जैसे उन्होंने तो जो बताया हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल्स आएगा उसी से ही करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करते हैं, कह रहे हैं कि जो हम रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहे थे, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, अगर उसको पी नॉट की जहाँ पर ना सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से कैलकुलेट वहाँ से डिवाइड करते हैं। पहले क्या था आप याद रखो, पी नॉट माइनस पी एस अपन, यहाँ पर क्या था पी नॉट, लेकिन अब क्या लिख रहा है मैं पी एस, और यहाँ पर फॉर्मूला तो जो था यहाँ पर Na अपन Nb करके कैलकुलेट किया। कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर पी एस से डिवाइड करते पी नॉट माइनस पी एस को, लोअरिंग वेपर प्रेशर को अगर हम क्या करते हैं पी एस से डिवाइड करते, तब भी वही रिलेशन यहाँ पर बन सकता है, और यहाँ पर जो मोलरिटी निकाली जाएगी वो और भी एक्यूरेट डाटा दे, ठीक है। तो बस ये एक उनका मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफाइड फॉर्म है राउट्स लॉ का, इसमें कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ किया गया, जहाँ पर हम पी नॉट से डिवाइड करते थे, अब इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, पी एस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए, अब उसको मैं करवाता हूँ। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे हैं एट 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी की बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सी वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, देखो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ये आपको किसका वेपर प्रेशर दे रहा हो बताओ, ये आपको पीएस की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इतना है। कह रहे तो मुझे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का बताओ, और साथ ही साथ किसका बताना है, वाटर का भी बताओ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे मोलरिटी भी बताना, आज समझ में। तो ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो बताओ यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एज वेल एज, तो सबसे पहले बताओ, आपको पता है इनके बीच के एक रिलेशन तो पता है आपको तुरंत कहोगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, तुरंत के तुरंत बता दोगे, बराबर एक्स है। आप बताओगे ये रख दो, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक में से घटा दो, आप बताओगे वहाँ पर एक्स भी आ जाता है। लेकिन अभी तो आपको केवल पी एस ही तो पता है, पी नॉट तो पता ही नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया गया, 100 डिग्री सी, और सॉल्वेंट कौन है, एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पर अगर बोल दिया तो एक्वस का मतलब कौन होता है बताओ, वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्लूकोज आपका सोल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, और दिए गए टेम्परेचर पे आपको पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री से। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दिए गए टेम्परेचर पे अगर चाहे हमारा सॉल्वेंट हो चाहे हमारा
सॉल्यूशन हो, बॉईल करता है तो उसका वेपर प्रेशर कितना रखेंगे? अब बताओगे 760 mmHg। तो कहने का मतलब इस 100 डिग्री सी की वजह से हमने पी नॉट की वैल्यू को कितना रखा? 760 mmHg। अब रख करके सॉल्व करते हैं तो अब बताओगे यहाँ पर 760 माइनस कितना 720 अपन फिर से 760 बराबर x से आ जाता है। आया समझ में? अब बताओ यहाँ से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 40/760 बराबर x है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इतना आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद यहाँ पर 16 हो, यहाँ पर आ जाएगा क्या हो जाता है 36 ना, 1/19 आ जाएगा। कितना आ जाता है 1/19 x से है तो बताओ x भी कितना आएगा? अब बताओगे 1 माइनस 1/19 तो कितना आ जाता है? यहाँ पर 19 में से जाएगा 18/19, ये तो होगा। तो आगे आपका यहाँ पर x है और xv की वैल्यू। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि भाई मुझे यहाँ पर मोलेलिटी भी बताओ। क्या बताओ? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी का रिलेशंस क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? मोलेलिटी स्मॉल m इंटू मॉलिकुलर वेट सॉल्वेंट का अपान 1000। अच्छा बताओ पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, वही तो यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। कैलकुलेट करके कितना 1/19 आया बराबर मोलेलिटी इंटू एम बी। बी कौन है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट 18/1000। आपको तो ये जब कैंसिल होगा तो 55.55 55.55 आ जाता है। तो मोलेलिटी बराबर 55.55 अपान कितना 19। आपको बताया 19×54, मतलब आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है 1957 हो जाता है ना, यहाँ पर 90, यहाँ पर 57, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है उससे थोड़ा सा कम आएगा। बताओ 2.92, 3 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो आप बताओगे इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका? बी वाला। तो ये हो गया यहाँ पर पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े। मैं इसको मिटाता हूँ और आते हैं हम लोग दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। चलिए सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पर? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की बात चल रही है। और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। जब तक हमें बॉइलिंग पॉइंट्स ही नहीं पता तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की बातें खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा था कि जब कोई भी सब्सटेंस होगा अगर उसको हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? उसके वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। और मैंने कहा था कि जिस एटमॉस्फेयर में हम क्या कर रहे हैं उसको हीट कर रहे हैं तो वहाँ का कोई न कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जैसे मान लेते हैं इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये, और जो हमारा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर भी बहुत कम है। ठीक है, फिर हम जैसे जैसे उसको हीट करेंगे तो उसका वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर बढ़ा वेपर प्रेशर। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि आपने इतना उसको हीट किया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसी टेम्परेचर को उसका क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर, अगर बॉइलिंग पॉइंट्स क्लियर है तो हम यहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स को पढ़ते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर सेटअप बनाऊंगा। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ये क्या हो जाता है? यहाँ पर ए है जो कि आपको बताया था नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट है। फिर से यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? यहाँ पर सॉल्वेंट है। और मिल करके ये क्या करते हैं? यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तब यहाँ पर क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। ठीक है, ये बन जाता है यहाँ पर सॉल्यूशन। हम चूंकि बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ जाने वाले हैं तो चलो अब यहीं पर बात को और समझते हैं। जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट्स को मैं ऐसे मान लेता हूँ टीबी। क्या मान लेता हूँ? टीबी। और जब सॉल्यूशन बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स मान लेते हैं टीबी डैश। हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए मैं किसके लिए क्या बता रहा हूँ। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर टीबी नॉट बोलता है, यहाँ पर केवल टीबी बोलता है।
तो जैसे भी आप पढ़े वहाँ पर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको मैं कह रहा हूँ कि प्योर सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB और ये सोल्यूशन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट TB डैश बोल दिया गया। और यहाँ पर ये देखा गया, आप खुद सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे आपको सब कुछ दिखेगा। अगर हमसे ऐसा पूछा जाए, आप खुद सोचो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा टेम्परेचर पे अपने वेपर प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करेगा। जो ज़्यादा टेम्परेचर कहता नहीं अब इतने अपने और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जा करके अपने वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट्स वाला होगा। तो बताओ, जब प्योर फॉर्म में था सॉल्वेंट, हमारा प्योर फॉर्म में कौन था, सॉल्वेंट, तब तो इसके सरफेस पे कौन था, केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मस्त में वो इवोपरेट हो रहे थे, ठीक है, और मस्त में वेपर प्रेशर लगा रहे थे, ज़्यादा वेपर बन रहा था यहाँ पर, वेपर प्रेशर। फिर आपको पता है ये सोल्यूशन, इसमें और कौन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है। अब उसकी सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, जो तो खुद उड़ते नहीं और दूसरे को जल्दी वहाँ पर उड़ने नहीं देते, एवोपरेट नहीं होने देते। तो अब बताओ, यहाँ पर जब वेपर की मात्रा कम हो जाएगी तो आप टेम्परेचर पे टेम्परेचर दे रहे हो, ये अब ऐसे नहीं बढ़ेगा, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अब वेपर कम बन रहा है, और टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर और टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तब जाके कहीं बराबर हो। और इसके केस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मस्त में बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके सरफेस पे इसी के मॉलिक्यूल है, वो तो चाहते हैं इवोपरेट होना, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया तो और तेज़ी से वहाँ पर इवोपरेट होकर जल्दी से अपने बॉइलिंग पॉइंट्स को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा वेपर नहीं बना पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब इनके सॉल्यूशंस में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इसको इवोपरेट नहीं होने दे रहे हैं। जब इवोपरेट नहीं होगा तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, और हमारा टारगेट है वेपर प्रेशर इतना बने कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। जब कम बनेगा तो जल्दी यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। इसीलिए सब कुछ डिस्कशन के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। कहाँ पर पहुँचे बताओ, कि डेल्टा TB इज लेस देन TB डैश, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, सॉल्वेंट की तुलना में। जैसे प्योर वाटर मान लो, इमेजिन करना, प्योर वाटर ले लिया, हम उसको बॉईल करें, 100 डिग्री से बॉईल कर रहे हैं, फिर आपने क्या किया, बाहर से इसमें कोई भी चीज़, नमक, चीनी, कुछ भी मिला दिया, ठीक है, किसमें, पानी में। अब 100 डिग्री से आप बॉईल कर रहे, बॉईल हो ही नहीं रहे। अब पता चला 110, 115 देना पड़ रहा था, बॉईल हो रहा। मतलब अब क्या हो जाता है, वहाँ पर ये सोल्यूशन बन गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने डाला, तो अब वहाँ पर क्या हो जाता है, कहता है और टेम्परेचर दोगे तभी बॉईल करेंगे। इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट सब बढ़ गया, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए भाई कितना बढ़ा वहाँ पर, है कि नहीं, तो कितना बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट्स, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट का चेंज देखा जाए, बताओ हम क्या करेंगे, पहले मान लेते थे 100 था, अब 110 हो गया, तो कितना बढ़ा, 10 ही तो बढ़ा। पहले 100 था, अब 110 हो जाता है, तो कितना डिग्री से वहाँ पर इंक्रीज किया, बताओगे 10 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है। तो कैसे निकालेंगे, आप बताओगे ज़्यादा में से कम, 110 में से हम क्या करते हैं, 100 घटा दो, इसका मतलब बताओगे TB डैश माइनस TB। आया समझ में, ये कर देते हैं। और यहाँ पर जो मैं TB की बात कर रहा हूँ, ये कोई और नहीं पता, यही है आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स कहा जाता है। आया समझ में, कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट्स में, कौन बता रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा TB। कैसे निकालोगे, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट्स में से आप क्या करोगे, ठीक है, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट्स में से आपको क्या करना था, वहाँ पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स को घटा देना था, तो आप बताओगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स निकल के आ सकते। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, तो ये था वहाँ पर। अच्छा ये बताओ, ऐसा नहीं आपसे हमेशा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से पूछे, कह दे मुझे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट्स बताओ अगर एलिवेशन इतने का है, मतलब TB डैश पूछेगा तो आप क्या करोगे, हर कोई बताओ। अब देखो 3 लोग इसमें, सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का और उनका चेंज। तो आपसे कोई भी चीज़ देकर के कोई भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर वो टारगेट कर सकते हैं TB डैश के लिए। तो बताओ अगर TB डैश की बात करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस में, इसके इधर साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पर TB प्लस डेल्टा T। अगर सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो आप क्या करोगे, वहाँ पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जब क्वेश्चन वाटर का बनता है तो वाटर के केस में वो TB थोड़ी ना बताएंगे, इतना तो जानते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट्स अगर डिग्री सी की बात करेंगे तो 100 और केल्विन की बात करते हैं 373 केल्विन आ जाता है। तो आंसर के हिसाब से हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा। जब भी आपसे पूछा जाए
सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट्स और वाटर वहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर टीबी की वैल्यू आपको खुद रखनी पड़ेगी। आंसर डिग्री सी के साथ है तो आप यहाँ पर क्या रखोगे 100, अगर केल्विन के साथ आता है तो आप क्या करोगे यहाँ पर 73 रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको जोड़ोगे। आया समझ में? तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर राउल्ट्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अभी हमने देखा क्या होता है, अभी राउल्ट्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला गया यहाँ पर, पूरा सेटअप बना के मैंने आपको समझाया। कह रहे बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर लिक्विड का या फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है सोल्यूशन का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या क्या वी नो दैट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। जैसे नॉर्मली हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm माना जाता है, इसका मतलब 760 mmHg। और अगर इतने पे ही इसी टेम्परेचर इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई बॉईल करता है तो उसको कहते हैं उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हेन सराउंडिंग प्रेशर इज 1 atm और 760 mmHg, द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स के नाम से हम जानते हैं। फिर कहा गया वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। कह रहे ये बात भी आपको ध्यान देना है कि जैसे कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर्स में, हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और सोल्यूशन का कम हो जाएगा अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे। और वेपर प्रेशर का जैसे उल्टा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आएगी तो अब बताओगे सोल्यूशन का ज़्यादा और सॉल्वेंट का कम हो जाता है। तो ये आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। और यहाँ पर हमने क्या क्या अभी सीखा, अगर आप देखो, ए का मतलब सोल्यूट, अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाओगे, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ा सा उसमें नमक चीनी डाला वाटर में तो 100 के बजाय आप कहते हैं 110 पे, आपने और ज़्यादा डाला 115 पे, और ज़्यादा डाला तो 120 पे बॉईल करेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ऐसे मैंने कहा था वेपर प्रेशर के केस में, अगर आप वहाँ पर सोल्यूट डालते जाओगे, वेपर प्रेशर मान लेते पहले 20 था, घट के 15 और कम किया 10 फिर 5, ऐसे घटता चला जाएगा, तो वेपर प्रेशर घटता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ाओगे उसके मोल तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, गाढ़ा होता जाएगा, लेकिन याद रहे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो घटता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। यही तो हमने सीखा अभी तक। कह रहे हैं कि अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स को बताए और टीबी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट्स बताए और टीबी डैश सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट्स बताए, तो याद रखना टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी। टीबी डैश कौन है? अब बताओ कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा ज़्यादा होगा किससे? सॉल्वेंट से। फिर कह रहे हैं कि डेल्टा टीबी की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी डैश माइनस टीबी। हम सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट्स में से अगर क्या करते हैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट्स घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ। फिर अगर पूछा जाए नहीं मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट्स बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, एलिवेशन हुआ है, उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर यह आ जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ग्राफ यहाँ पर बताता हूँ। ग्राफ यहाँ पर बना हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँ एक बार फिर से आपको बना के आपके सामने दिखाओ जिससे आपको सारी चीज़ें दिखे ना, क्योंकि यहाँ पर बनाया है तो हो सकता है आप उतने अच्छे से ना सोच पाएँ। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी से बना के दिखाता हूँ। मानते ये वाई एक्सिस है और ये क्या हो जाता है यहाँ पर बताओगे एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस वेपर प्रेशर के लिए बनाया जा रहा है और एक्स एक्सिस यहाँ पर टेम्परेचर के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक लाइन में खींचने वाला हूँ जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा, जो कि लगभग क्या हो जाता है 1 atm मान के चल रहे हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन में। अब देखो क्या होगा। अब बताओ आपके पास प्योर वाटर है तो आपको होता है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा कि कम? प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूँ तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऊंचाई पे बना रहा हूँ। अब मैंने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाता है। अब बताओ कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ करके किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब इसको जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अब बताओ वेपर प्रेशर बढ़ते 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 कहाँ पर टच कर दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच किया। अब आपको यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर डालना है और देखना है यहाँ पर कि कितना टेम्परेचर वहाँ पर दिया गया। इसको हम मान लेते हैं टीबी। क्या मान लिया? टीबी। फिर आप एक दूसरा सॉल्यूशन लेके आते हो। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं नीचे क्यों बना रहा? क्योंकि अभी आपको पता है जैसे सॉल्यूशन बनेगा वेपर प्रेशर घटता जाता है। ठीक है, तो अब इसको मैंने नीचे बनाया। अब इसको भी हीट करते हैं और जब हीट करेंगे जितना टेम्परेचर पे हमारा प्योर सॉल्वेंट हुआ
उतने पर भी केवल यहाँ तक पहुँच गया, इसको कुछ कहाँ तक पहुँचना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचना है, तो आपको कहना पड़ेगा भाई और टेम्परेचर इतने पे नहीं जा पा रहे, तो आपने और टेम्परेचर दिया और जब टेम्परेचर को नापा तो पता चला इतने टेम्परेचर पे जा कर के वो बॉयल किए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टीवी डैश। अब याद रखना, अब हमसे पूछा जाए एलिवेशन कितने का है, बताओ कि पहले जो प्योर फॉर्म में था तो इतने ही टेम्परेचर, देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो बताओ कि ये कम टेम्परेचर पे ही हमारा सॉल्वेंट बॉयल किया था, लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, उनको और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई, तो यही तो होता है, इनके बीच का आप गैप देखोगे, यही हमें क्या बताएगा, डेल्टा टी। क्या बताएगा यहाँ पर, डेल्टा टी, जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने कहा कि नहीं हम सोचते हैं कि और गाढ़ा सोल्यूशन कर दे, और सॉल्यूट मिला दो, पहले इसको हम प्योर फॉर्म में था पी नॉट वेपर प्रेशर, इसको पी एस लिख रहे हैं, इसको पी एस डैश बना देते हैं, मतलब और हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो अब बताओगे ये लो, अब जाकर के इतने टेम्परेचर पे यहाँ पर टीवी डबल डैश ऐसा लिख देते हैं, इस पे जाके बॉयल कर रहे हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर पहले इतने पे, फिर और आगे ऐसा बढ़ता चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो ये आपको ध्यान देना। हो सकता है कभी आपको सोल्यूशन में ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पर ए लिख दिया जाए, यहाँ पर बी लिख दिया जाए, यहाँ पर सी लिख दिया जाए, और पूछा जाए ग्राफ किसके लिए है, तो याद रखना जो पहले सबसे पहले हो जाता है इसके लिए हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन बोल सकते हैं, जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट उसको कंसंट्रेट सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का था, पी एस वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, वो भी डाइल्यूट वाले का, और पी एस डैश किसका बनाया गया, कंसंट्रेट वाले का। तो ये आपको बनाया गया यहाँ पर ग्राफ। बताओ ग्राफ समझ में आया सबको, ठीक है। तो याद रहे जब आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ में आया, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है हमें, तो वो आपको तब ये ग्राफ समझ में आएगा। चलिए, ये तो क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स और कैसे उसका ग्राफ होता है, ये सारी चीज़ें सीखें। लेकिन अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स किस बात पर डिपेंड करेगा, हम उस पर चलते हैं, और उसके लिए आएंगे कौन, राउल्ट्स। राउल्ट्स अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। जैसे वहाँ पर उन्होंने रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर में क्या कॉन्सेप्ट दिया था अपना, उनका ये कहना था रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर में क्या बोले थे, कहे थे कि रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर, वहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट वो देने जा रहे हैं। बताया कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन बॉइलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो राउल्ट्स ये कह रहे हैं कि किसी भी सोल्यूशन का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स होगा डेल्टा टीबी, वो उस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी उसके डायरेक्टली इक्वल नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर क्या था, मोल फ्रैक्शन के इक्वल था, यहाँ पर क्या हो जाता है, सोल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और यहाँ पर फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। तो याद आया, समझ में आया। यहाँ पर जो ये के बी है, एम क्या है, मोलैलिटी, टी बी क्या है, डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो के बी क्या है, अब तो के बी को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम कहते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। कह रहे हैं कि अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 कर दिया जाए, अब ये फॉर्मूला देखो, यहीं पर देखते हैं जो समझाया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम आ जाता है कि नहीं। अगर कभी हमें कोई ऐसा सोल्यूशन दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ मोलैलिटी, वहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा। अगर उसने कह दिया 1 मोलर सोल्यूशन, मतलब मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब बताओगे क्या, डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा किसके, के बी के। यही तो होगा, डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाता है, के बी के। मतलब 1 मोलर सोल्यूशन अगर कहीं पर है तो उस कंडीशन में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी, क्या नाम बताया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी के बराबर हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा, ये तो जब होगा तब, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन को और क्या दे सकता है, डेल्टा टी बी बराबर, याद रखना, के बी इंटू एम, और एम के लिए आपको जानकारी दे सकता है। और एम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सोल्यूट का मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसा कुछ। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, तो ये हो जाता है। और इसको हम यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे। अगर कभी सोल्यूट का सॉल्वेंट का मास दे दे
और उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर Ma है कौन, ये Ma कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। और मैंने कहा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का बेस्ट एप्लीकेशन तो ये होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताना, तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे बेस्ट। आप देख सकते हैं जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो मोलैलिटी के अंदर ही मॉलिक्यूलर वेट का टर्म छुपा होगा सॉल्यूट का, तो उसके बारे में वो जानकारी देगा, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, और आपसे पूछेगा कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इतना है और वहाँ पर कहेगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स इतना है, तो बताओ उसके मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको बताया गया, यहाँ पर मैं थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट कहता है अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो मतलब 1 मोलर सोल्यूशन डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा, केबी के हो जाता है। चलिए आपको वही समझाया जा रहा है यहाँ पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, दैट इज अ 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशंस भी यहाँ पर बोल दिया। फिर आपको यही कह रहे हैं भाई डेल्टा टीबी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा टीबी की बात करते हैं तो फॉर्मूला तो आप देख ही रहे, अभी मैंने आपको बताया। m को ओपन कर दिया उन्होंने, ठीक है, m को ओपन कर दिया गया। अब यूनिट ऑफ केबी की बात करते हैं, केबी की अगर यूनिट की हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपको पता है, इसी फॉर्मूले में बताओ। यहाँ पर मोलैलिटी था तो बताओ कि यहाँ पर अभी यही तो बताया डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, तो जिसकी यूनिट पूछी जाए पहले उसका फॉर्मूला ले लो। अब बताओ केबी बराबर क्या हो, डेल्टा टीबी अपान एम आ जाएगा, और जब इसकी यूनिट पूछी जाए तो डेल्टा टीबी की यूनिट अपान एम की यूनिट। डेल्टा टीबी है तो टेम्परेचर, तो लिखना चाहिए इसको क्या कह सकते हैं, केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। इसको और व्यवस्थित लिखे तो कह सकते हैं केल्विन, उसके बाद क्या, किलोग्राम मोल इनवर्स, ऐसा समझ में, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है अच्छा खासा, नीट फेज 2 2016 का, इसको करते हैं। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर एट 100 डिग्री सी, क्या बोल रहे हैं, 100 डिग्री सी, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम वाटर, वाटर की भी बात कर रहे हैं, एज इतना, बताओ 732 किसका है वेपर प्रेशर, सोल्यूशन, क्योंकि कहानी किसकी बता रहे, सोल्यूशन का, जिसमें 6.5 ग्राम कौन है सोल्यूट है, 100 ग्राम वाटर है, उसका वेपर प्रेशर 732, मतलब सोल्यूशन का दिया गया। केवी की वैल्यू इतनी है तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी, तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 23 को क्या दिया है, सोल्यूट का मास दिया है हमें 6.5, सॉल्वेंट का मास W भी दिया है हमें कितना, 100 ग्राम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, सॉरी PS दिया है ना, हमें PS की वैल्यू दिया है कितना, 732 mmHg, और KB की वैल्यू भी दे दिया है 0.52। कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपसे TB डैश पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, TB डैश। आया समझ में क्या क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है, TB डैश पूछा जा रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। चलो अब आप जो भी दिया जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, उसका पहले फॉर्मूला बताओ खुद से, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बताओगे अभी तो यही पढ़ के आ रहे हैं, डेल्टा टीवी बराबर टीवी डैश माइनस टीवी हो जाता है। तो टीवी डैश की अगर वैल्यू को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, टीवी डैश, तो हम करेंगे भाई टीवी प्लस डेल्टा टीवी, है कि नहीं, हमें यही करना है। आया समझ में। टीवी डैश पूछा सर, अगर डेल्टा टीवी वाटर है, सब देख रहे हैं आप, डिग्री सी में दिया गया, वाटर के लिए टीवी की वैल्यू क्या होगा बताओ, वाटर है 100 डिग्री सी हो जाता है, क्या समझ में, 100 डिग्री सी आ जाता है। तो वाटर की बात आती है, वाटर के लिए टीवी की वैल्यू तो 100 है, लेकिन सवाल आता है डेल्टा टीवी अगर हमें पता चल जाएगा तो 100 में उतने को जोड़ करके हम उसका आंसर ला देंगे। तो सवाल आता है डेल्टा टीवी पता कैसे चले, अब तो पता चल गया यही करना है। तो अब आगे हम आते हैं डेल्टा टीवी के लिए क्या रास्ते हमारे पास है। अब बताओगे अभी पढ़ के आ रहे डेल्टा टीवी का कोई फॉर्मूला पढ़ा, आप बताओगे यही तो पढ़े, डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम,
डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम हो जाता है। एम क्या है, मोलैलिटी, के बी तो क्वेश्चन में दिया है, अब फंस रहा है क्या, मोलैलिटी। अगर हमें मोलैलिटी पता चल जाए, के बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी बी आएगा, डेल्टा टी बी यहाँ पर रखेंगे, टी बी डैश आ जाता है। लेकिन अब समस्या, मोलैलिटी को कैसे निकालोगे। अब आप बताओगे यहाँ पर मास दिख रहा है मुझे, तो लगाओ फॉर्मूला। तो मास बराबर मोलैलिटी बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो क्या चीज़ें इसमें हमें पता है, क्या नहीं पता है। डब्ल्यू ए पता है, डब्ल्यू बी पता है 100 ग्राम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि आपको एम ए नहीं पता है। एम ए मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का नहीं पता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सोल्यूट का नाम ही नहीं लिया और ना तो कहीं पर उसका मॉलिक्यूल। कह रहे एक सोल्यूट है, अ सोल्यूट ऑफ 6.5 ग्राम सोल्यूट, यहाँ पर आपको बताया सोल्यूशन में कहेगा यहाँ पर 6.5 ग्राम सोल्यूट है। सोल्यूट का ना तो नाम लिया ना तो मॉलिक्यूलर वेट दिया। अब बताओ, जब एक चीज़ अननोन है तो आप लाख कोशिश करोगे तो यहाँ से तो नहीं निकाल सकते ना, ये फॉर्मूला गया कम से। अब सवाल आता है अब क्या करें, कोई और रास्ता बचता है मोलैलिटी। जब तक मोलैलिटी नहीं तब यहाँ पर डेल्टा टी बी नहीं, जब तक डेल्टा टी बी नहीं तो टी बी डैश नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर सोचा जा रहा है कि क्या और बचता है जिससे कि हम एम को निकाल सकते हैं। फिर पता चला यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया और क्वेश्चन में 100 डिग्री सी की बात कर रहा है और हमारा सॉल्वेंट है वाटर और 100 डिग्री सी पे वाटर बॉईल करता है। इसका मतलब इसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा। मैंने कहा दिए गए टेम्परेचर पे अगर हमारा सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन बॉईल करेगा उसका वेपर प्रेशर 760 mmHg हो जाएगा। मतलब हमें पी नॉट भी पता चल गया। चलो अगर पी नॉट भी पता चल गया हमें पी नॉट, तो उससे कैसे मोलैलिटी आ जाएगी। अभी तो मैटर फंस रहा है, मोलैलिटी निकाल, हम इसी पे फंस रहे हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान 1000, ठीक है। ये अब यहाँ पर ये पता है, सारी चीज़ें पता है, मोलैलिटी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। पी नॉट की वैल्यू अगर देखी जाए कितनी है यहाँ पर 760, माइनस पी एस की वैल्यू 732 अपान फिर से यहाँ पर 760, मोलैलिटी इंटू सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, 1000, इसको कैंसिल करते हैं 55.55 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तब बताओ कि यहाँ पर 28 और इसको यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है, 55.55 अपान 760, इनको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एम आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करते हैं ये 2.04 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर, स्मॉल एम। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको, स्मॉल एम आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टी बी इक्वल क्या हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, आपको बताया यहाँ पर के बी इंटू एम। और अगर हम बात करते हैं के बी की वैल्यू, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 0.52 और एम की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया 0.04 और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये लगभग 1 के आसपास आ जाता है, 1.06 के आसपास, इसको हम 1 मान लेते हैं। डेल्टा टी बी आ गया। बताओ जब हमने यहाँ पर एम की मदद से डेल्टा टी बी निकाल लिया और डेल्टा टी बी को यहाँ पर रख करके टी बी डैश निकाल सकते हैं। अब हमें पता है टी बी डैश बराबर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स कितना होता है 100 प्लस यहाँ पर आप बताओगे डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बी को रखते हैं आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर प्लस 1.06 लगभग 1 मान लेते हैं तो आप बताओगे टी बी डैश बराबर आ जाएगा 101 डिग्री सी, तो इसी के आसपास आएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा कि अगर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, ये नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है जिसमें कई चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक स्टेप में कई स्टेप में क्वेश्चन को हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारी चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस पर और डिस्कशन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर्मूला तो यही था ना, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। के बी को मैंने कहा ये क्या हो जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है ये, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है के बी, जो कि एक कांस्टेंट होता है। अब इसी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। यूनिट तो अभी मैंने आपको बताया, यूनिट क्या था, आप बताओगे केल्विन किलोग्राम पर मोल था ना, यूनिट तो पता चला। अब सवाल आता है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है, ये सोल्यूट सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया गया, वाटर है, अल्कोहल है, बेंजोइक एसिड है, वहाँ पर एसिडिक एसिड है, बेंजीन है, जो भी वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है केवी। तो अब बताओगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इस बात पे हर कोई ध्यान देगा, दैट इज द डिफरेंट सॉल्वेंट हैव अ केवी वैल्यू विल बी डिफरेंट। ये केवल सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूशन कैसा है, गाढ़ा है, हल्का, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है, बस सॉल्वेंट कैसा चयन किया गया उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक सॉल्वेंट का अपना केवी की वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है, वाटर का कुछ और होगा, बेंजीन का कुछ और होगा, तो हर एक सॉल्वेंट का अपना केवी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया ये क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब मास इंडिपेंडेंट, मास को कम करो ज्यादा करो, जैसे वाटर का 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, 10 लीटर लो, उससे कोई मतलब नहीं, केवी की वैल्यू सेम आएगी हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ पर और क्या बताते हैं, क्या गया, द वैल्यू ऑफ केवी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से अगर हम केवी की वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के लिए निकालें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपके एनसीईआरटी में, बस ये मिडिल वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, तो उसको हमेशा देख लेते हैं, बस आपको समझाने के लिए, आपको ये बिलीव हो जाए हाँ सच में ये क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड्स नहीं करेगा। देखो केवी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, केवी बराबर आर टीवी स्क्वायर अपान 1000 इंटू एलवी। पहले मैं यहाँ पर सभी लोगों को समझा देता हूँ कौन है इस फॉर्मूले में। आर को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, ये सबको पता होगा, क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, ठीक है। टीवी जो यहाँ पर बताया गया है, टीवी आप इसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का है। और यहाँ पर आर क्लियर हुआ, ये हो, अब आता है एलवी। एलवी यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस हो 1 ग्राम हो, कितना हो, 1 ग्राम, उसको वेपराइज करने के लिए जितनी हीट हम देते हैं, क्योंकि अभी लिक्विड फॉर्म में है, उसका 1 ग्राम लिया जाए, वेपराइज करने के लिए जितनी हीट देंगे उसी को हम कहते हैं इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। यूनिट कहा जाता है कैलोरी पर ग्राम। और ये भी कहा गया हर एक सब्सटेंस की ये सारी वैल्यू फिक्स होती है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट हर एक सब्सटेंस का। आपसे वाटर का जब भी पूछा जाता है आप कितना बताते हैं, 100 डिग्री सी तो बताते, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। ऐसे एलवी की वैल्यू भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हर एक सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है। बताओ ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, किसी भी लिक्विड के लिए, तो इससे मिलकर के जो बनने वाला फॉर्मूला होगा तो वो कांस्टेंट ही तो आएगा। और यहाँ पर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 ग्राम का है, जब 1 मोल का पूछ लिया जाए तो इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर डेल्टा एच वी कहा जाता है। तो डेल्टा एच वी बराबर आप बताओगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इनटू हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा एच अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, उनकी मदद से। तो डेल्टा एल वी, जहाँ पर एल वी अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर डेल्टा एच अपान क्या लिख सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कहाँ पर चला गया, ऊपर। तो फॉर्मूला ये बन के तैयार हो जाता है एम आर डेल्टा टी बी, एम आर टी बी स्क्वायर अपान 1000 डेल्टा एच। डेल्टा एच बी हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये सारी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है हर एक लिक्विड के लिए। और यहाँ पर कह रहे हैं अगर आर की वैल्यू को 2 रख दो और 2 से 1000 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 0.002 आ जाता है, ठीक है, टीवी। इसी फॉर्मूले में आर की वैल्यू रख करके 100 से 1000 से डिवाइड कर दिया गया। तो याद रखना आपके एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला बताया गया है, तो ये ज़रूर ध्यान देना। अगर कभी आ जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी वी का स्क्वायर अपान 1000 इंटू डेल्टा एच। तो ये, और यहाँ पर जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। इसीलिए केवी की वैल्यू जो आती है वो क्या जाती है, कांस्टेंट ही होती है एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए या फिर सॉल्वेंट। अब जैसे वाटर की बात करते हैं, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होता है। अगर 1 ग्राम वाटर को हम क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, उसको वेपराइज करना चाहते हैं तो हमें जो हीट देनी पड़ती है वो 540 कैलोरी देनी पड़ती है। तो 1 ग्राम का इतना, और वाटर का 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम। ये तो था 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन निकल जाता है। और वाटर के लिए जब केवी की वैल्यू आती है तो आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रख दो, वाटर का केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट्स कितना 373 केल्विन आ जाएगा, उसका स्क्वायर करो अपान 1000। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है 540। तो रख करके हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बताओगे, 5.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल आ जाता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर हो जाता है,
तो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं, ठीक है। अगले टर्न पे जो बचे हुए दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर और टाइम जो बचेगा उसमें उसकी एबनॉर्मलिटीज़ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इतना करते हैं, थैंक यू।